नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फटाफट इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो सर्वमान्य नेता होते हैं और उनके जो सिर्फ पक्ष ही नहीं विपक्ष भी उनकी सराहना करते हैं। और ऐसे ही एक नेता के साथ आज हम बैठे हैं। सर्वसम्मति से विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोलता है। सर, जो हमारे साथ हैं रणबीर सिंह जी गंगवा, अभी विधानसभा हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। सर, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कैसे अपना समय बिता रहे हैं आप? कैसे जो है पूरी दिनचर्या आप करते हैं? देखिए, घरों में रह करके भी, क्योंकि पब्लिक के आदमी हैं और पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को दिक्कत और समस्याएं ना आए, उनकी दिक्कत और समस्याओं का समाधान प्रयास करते हैं कि फ़ोन के माध्यम से ही करने का काम करें। क्योंकि अभी जो हिसार है इसका मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी भी सरकार की तरफ से मेरी है। तो सबसे पहले तो हमें केवल ये सुनिश्चित करना था कि हर हालत के अंदर हिसार जो है वो लॉकडाउन रहे, उसका जो है पालन हो। और जो कोरोना जो एक वैश्विक महामारी है, ये इसकी एंट्री किसी भी तरीके से हिसार में ना होने दी जाए, इस बात का प्रयास हमारा प्रशासन के साथ मिलकर के इस दौरान रहा है। सर, एक चीज़ आपके बारे में बोली जाती है कि जैसे कोई भी पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, कभी भी आपके बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक आदमी खुद अगर कहीं कोई नेगेटिविटी करेगा तो उसके खिलाफ आएंगे। मैंने तो मेरा एक ध्येय रहा है, चाहे जब से मैं राजनीति के अंदर आया, वैसे तो मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं तो खुद पॉलिटिक्स के अंदर आकर के मैंने चुनाव लड़े हैं। 2000 में जिला परिषद का मेंबर बना था और जिस दिन से 2000 में जिला परिषद का मेंबर बना, तभी से मैं ये मान करके चलता था और तब से मैंने एक मेरा ये रहा है कि जब जो चुनाव होता है तो उस टाइम केवल मैं वोट की बात करता हूँ। चुनाव के बाद में जब अगर हम जीत गए तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि चाहे मैं वार्ड का मेंबर रहा, मैं जिला परिषद का, चाहे मैं जिला परिषद हिसार का वाइस चेयरमैन भी रहा, और उसके बाद में मैंने कभी कोई वोटिंग की बात नहीं की। जो लोग मेरे पास आए, मैंने उसका प्रयास किया कि चाहे मुझे वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, उसकी समस्या का समाधान हम करें। यानी कि अगर आप पॉजिटिव राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको कोई इस टाइप की दिक्कत नहीं होती। और प्रजातंत्र के अंदर आपकी जिम्मेदारी भी है कि अगर आप किसी पद के ऊपर हैं, खासकर जो प्रजातंत्र के अंदर, तो फिर आप वोट के चुनाव होने के बाद में अगर आप वोटिंग की बात करेंगे या तेरा मेरा करेंगे तो फिर आप उसके साथ आप अन्याय नहीं कर रहे। स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर आपको चाहिए कि आप अगर जीते हैं तो उसके बाद में आप सबके लिए काम करें। और इसके उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं वाइस चेयरमैन रहा और उसके बाद में 2009 का मैंने चुनाव लड़ा नड़वा क्षेत्र से ही। वो चुनाव में हार गया क्योंकि यहाँ जसमा जी चौधरी भजनलाल जी की मिसेज वो चुनाव लड़ रही थी, संपत सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद में मुझे राज्यसभा में भेज दिया गया। मैं राज्यसभा में चला गया तो उसके बाद में मैंने कभी ये नहीं देखा कि इस आदमी ने मुझे वोट दिया, इसने मुझे नहीं दिया। और मेरे पास जो आया मैंने उसका काम करने का प्रयास किया। और ख़ासकर आप नड़वा क्षेत्र के अंदर या हिसार के अंदर या दूसरी जगह भी आप देखेंगे तो ढाणियों के अंदर जो लाइट जो लगाने का मैंने काम किया। मैंने कभी ये नहीं देखा कि इसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। मैंने ये देखा कि मेरे हलके का, मेरे हरियाणा का ये किसान है और किसान आज खेत में रह रहा है, अगर उसके पास लाइट नहीं है ढाणियों के अंदर तो फिर उसको दिक्कत और परेशानी है। तो हमने कभी इस टाइप की बात नहीं की। शायद यही हो सकता है कि लोगों को ये बात पसंद आई होगी और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी प्रेज करते हैं, तो अच्छी बात है। स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर, चाहे आप सत्ता के अंदर हैं और चाहे आप विपक्ष के अंदर हैं, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी प्रेज विपक्ष को भी करनी चाहिए। सर, जैसा कि अभी आप विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर या स्पीकर एक ऐसे पद होते हैं जिन पे सिर्फ उन बंदों को सिलेक्ट किया जाता है, उन विधायकों को सिलेक्ट किया जाता है जो सर्वसम्मति से, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, उनके द्वारा सिलेक्ट किया जाए। तो विपक्ष के साथ भी आपकी गुडविल रहती है, इसका क्या कारण है?
देखिए, जहाँ तक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की बात होती है तो विधानसभा के अंदर उसकी जिम्मेदारी है कि हालांकि चाहे वो स्पीकर है चाहे डिप्टी स्पीकर है, वो भी किसी पार्टी से चुन करके आते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से चुन करके आए हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष इसके अंदर मेरे विधानसभा के अंदर ये जिम्मेदारी है कि सबको बराबर समान रूप से उनको टाइम दिया जाए, बोलने का भी, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, और उसका बेहतर तालमेल मैं स्पीकर साहब के साथ मिलकर के हम करने का काम करते हैं। और कहीं न कहीं अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए जो पिछला विधानसभा सत्र हुआ है, क्योंकि विपक्ष को सवाल उठाने होते हैं, हमने सत्ता पक्ष से भी जो विपक्ष का जितना टाइम बनता है उससे भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ज़्यादा टाइम देने का काम किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव करने का काम नहीं किया। सर, आपको जमीन से जुड़ा, किसानों से जुड़ा नेता माना जाता है। आपने किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए अभी क्या क्या काम करवाए हैं और क्या आपकी आगामी योजनाएं हैं जिनमें आप सोच रहे हैं कि ये काम और होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक किसानों के लिए या ग्रामीण क्षेत्र की बात है, मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी गाँवों का हमारा इतना विकास हो कि लोग शहर की तरफ दौड़ करके ना जाए रहने के लिए, तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। उसके लिए चाहे जो गांव के अंदर चाहे जो रोड्स पक्के की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे बिजली की बात है, वो तमाम चीज़ें अगर उपलब्ध होगी तो फिर जो हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो शहर की तरफ दौड़ेंगे नहीं। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी, जिन्होंने अनेक योजनाएं लागू करने का काम भी किया है। जहां आज गांव के अंदर आप देखेंगे तो टाइलों की बढ़िया रोड्स बनी हुई हैं, गलियां बनी हुई है, और वहीं जगमग योजना के तहत 24 घंटे लाइट देने का काम हरियाणा सरकार करने का काम कर रही है। जो गांव जगमग योजना के अंदर आना चाहता है उसके अंदर कुछ एक कंडीशन है, जैसे कम से कम 80 या 90% जो है वो बिल वो भरे जाने चाहिए, तो उनको 24 घंटे लाइट देने का काम कर रही है। जब लाइट होगा और पूरी पानी की, पीने की पानी की पूरी व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से गांव और शहर के अंदर कोई अंतर जो है वो नहीं रहेगा। इसलिए हमारा प्रयास है, और जैसे मैंने पहले कहा, मेरा तो पहले भी प्रयास रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ढाणियों के अंदर भी लोग काफ़ी रहते हैं। अभी सरकार ने उसके अंदर कुछ छूट दी है कि 1 किलोमीटर के अंदर का दायरा अगर कोई भी किसी ने कोई ढाणी बनाई है खेत के अंदर, तो उसके लिए उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री के अंदर उसका गवर्नमेंट अपने खर्चे के ऊपर उसको लाइट देने का काम करेगी। उससे आगे भी 150 मीटर तक अगर कोई दूसरी ढाणी के अंदर कोई कनेक्शन लेता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करते हैं, और ज़्यादा बच जाता है तो MP ग्रांट से भी जो है वो लाइटें लगाई जा सकती है। तो ये मूलभूत ज़रूरियत है, आज बिजली और पानी हमारी ये होना बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है। बाकी कम्युनिकेशन के साधन तो आज है, जिस तरीके से मोबाइल का ज़माना है, टेलीफोन का ज़माना है, कोई दिक्कत और परेशानी कहीं भी नहीं है। गांव के अंदर अगर वाईफाई और ये भी प्रॉपर तरीके से हो जाए तो फिर, क्योंकि आज कहीं भी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है और कोई बात करनी है तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। जो हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको भी अगर कहीं ऑनलाइन स्टडी की बात है, ऑनलाइन कोई क्लास लगाने की बात है, तो सुविधाएं भी जो उससे जो है हो जाती है। तो वो तमाम सुविधाओं की ज़रूरत है, और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल के अंदर किसानों के लिए आज पानी की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी है। मेरा प्रयास ये है कि यहाँ पानी जो, क्योंकि किस एरिया के अंदर, हिसार के अंदर खासकर जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे का जो पानी जो खारा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारा आए, चाहे वो SYL का मामला जल्द सुलझे और चाहे और कोई हम जो व्यवस्था करें पानी की, जिससे अगर महीने में 2 बार अगर किसानों को पानी लगना लग जाए तो फिर और कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। सर, जैसा कि अभी आप जानते हैं, आपने अभी हमें बताया कि जो हिसार का एरिया है वहाँ पे आप संभाल रहे हैं सारा, तो यहाँ पे जो जांच केंद्र है कोरोना का, अभी आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, तो जांच केंद्र कहाँ कहाँ बनवाए गए हैं और कैसे जो लोग हैं उसका बेनिफिट उठा पाए? हमने यहाँ पे हिसार के अंदर कोरोना का समुचित इलाज हो, कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसके लिए अग्रवा मेडिकल कॉलेज को कोरोना हॉस्पिटल
घोषित करने का काम किया। उसके साथ साथ हमने 4 और हॉस्पिटल भी यहाँ शहर के अंदर जो लिए हैं प्रशासन ने अपने अंडर में, ताकि वहाँ भी बढ़िया तरीके से इलाज हो जाए। और वहाँ जो अपना अग्रवा हॉस्पिटल के अंदर भी जो लैब जो है वो आ चुकी है, उसके अंदर भी टेस्ट जो है वो हो रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। और हमने यहाँ पे प्रशासन के साथ मिलकर के प्रॉपर तरीके से, इसके लिए मैं तमाम यहाँ डीसी मैडम को भी और एसपी साहब को और तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको भी, डॉक्टर साहिबान को भी, और जितने भी सफाई कर्मचारी वगैरह लगे हुए हैं, पुलिस के हमारे जो साथी लगे हुए हैं, उन तमाम सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से पालन किया, जिससे केवल और केवल हिसार के अंदर एक जो अमेरिका से जो कोरोना पॉजिटिव महिला आई थी उसका भी इलाज हो गया, वो अभी नेगेटिव है। और एक पेशेंट हमारा यहाँ से डीसी कॉलोनी से मेदांता हॉस्पिटल के अंदर गया था इलाज कराने के लिए, और वो भी जब वहाँ गया तो कोरोना उसका जो नेगेटिव था, वहाँ जाने के बाद में उसका पॉजिटिव आया है। यानी एक तरह से जो केवल एक मरीज हमारा बाहर से आया था उसका हमने इलाज यहाँ करवा दिया, और कोरोना की एंट्री हिसार जिले में बाकी जो नहीं होने दी। इसके लिए मैं तमाम प्रशासन के हमारे कर्मचारी, अधिकारी, तमाम जो शहर के नागरिक है उनका भी मैं तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और प्रॉपर साधन हमारे पास कोरोना से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। सर, एक चीज़ जो है अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट में भी जो चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि जो कोरोना का इलाज है उसके लिए किसी भी लैब में कोई पैसा ना लिया जाए, लेकिन जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उन्होंने दोबारा उस पर रिव्यू के लिए पिटीशन डाल दी, और उन्होंने कहा कि हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, अगर हमें जनता से पैसे नहीं लेने तो हम कहाँ से पैसे लें। तो इस तरह से जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब हैं या दूसरी पैथ लैब हैं, उनको किस तरह से, क्या कोई इसके लिए कोई स्कीम बनाई गई है या उनको कहीं से पैसा मिले या इलाज के लिए कुछ टेस्ट के लिए? आमतौर पे सर ये देखा जाता है कि 4500 रुपये का प्राइवेट टेस्ट होता है ये, तो क्या इस दिशा में कुछ सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है या इस तरह कोई काम किया जा रहा है? इसके बारे में हेल्थ हमारा जो मंत्रालय है वो इस बारे में कोई भी जो फैसला लेगा या इसके बारे में सोचेगा भी क्या पॉलिसी बनाई जाए। बाकी क्योंकि आज कोरोना वैश्विक महामारी है और इस समय पर मैं भी डॉक्टर साहिबानों से अपील करना चाहूँगा कि इसमें सहयोग करने का काम करें। जिस तरीके से ये तो फॉर द टाइम बीइंग है, एक ऐसा संकट का समय है। इस संकट के समय के अंदर आप देखेंगे हिसार के अंदर तो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अनेक लोग हैं। जैसे आप गुरुद्वारा में जाइए, जो अच्छे अच्छे घरों की जो लेडीज़ें हैं, हमारी बहनें हैं, वो वहाँ पे खाना बनाने का काम कर रही हैं, घर से पैसा लगा दे करके बनाने का काम कर रही हैं। आप और जो संस्थाएं निरंकारी भवन में जाइए, आप यहाँ पे पटेल नगर के अंदर माँ वैष्णो सेवा समिति है, कुरुक्षेत्र धर्मशाला है, अनेक जगह पर अनेक हमारे जो संस्थाएं हैं वो घर पैसे भी दे रहे हैं, पूर्ण रूप से सेवा कर रहे हैं। तो ये मानवता की सेवा के लिए मौका मिला है डॉक्टर साहिबानों को भी, वो इसमें सहयोग करने का काम करें। समय के हिसाब से अगर कोई ज़्यादा जरूरत पड़ी तो कोई न कोई पॉलिसी बना दी जाएगी, उनकी सरकार इसके बारे में सोचेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवता के नाते भी हम तमाम जो लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि आप जो है सेवा करने का काम करें। डॉक्टर को तो हम भगवान के बाद में अगर कोई दूसरे जो देखते हैं तो डॉक्टर की तरफ देखते हैं, तो आज सेवा की ज़रूरत है। सर, एक चीज़ जैसा कि आपने बोला कि गुरुद्वारों में खाना वगैरह बन रहा है, जब मंदिरों में जहाँ भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सेवा कर रही हैं जितना कर सकती हैं, और मेरे ख्याल से जो हमने अभी यहाँ पे जो कवर किया है हिसार में, सरकारी गाड़ियाँ भी हैं जो पिकअप टाइप में, उनमें खाना पहुँचाया जा रहा है, गरीबों को खाना पहुँचाया जा रहा है। लेकिन एक मेरा खुद का पर्सनल जो है एक सवाल इसमें है सर, कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, देखिए इनकी तरफ से जो खाना पहुँचाया जा रहा है वो पहुँचाया जा रहा है झुग्गियों में, या जो ऐसे हैं जिनका मतलब लेबर क्लास के हैं, बिल्कुल उनको खाना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, 1000-1500 रुपये में अपना कमरा लेके रह रहे हैं, अपने छोटे से परिवार के साथ में रह रहे हैं। उनकी जो रोज़ाना की इनकम है 200, 300, 400 रुपये की लगभग उनकी इनकम होती है, और उसी से उनका परिवार चलता है। तो उनकी मान लीजिए जो रिक्शा वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनका जो काम बंद हो गया है, तो उनके लिए खाना पहुँचाने के लिए क्या कोई सुविधा बनाई गई है? किसी तरह की कोई हेल्पलाइन जारी की गई है कि किसी घर में राशन खत्म हो गया तो वो किसको फ़ोन करे, कहाँ संपर्क करें?
जी मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहर को हमने 20 वार्ड है और 20 वार्डों को 48 पॉइंट हमने बनाए और 48 पॉइंटों पे दो दो तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो लगाए 96 लोग, और उसके साथ अलग अलग वार्डों में हमारे जो 20 MC है उनके जरिए, और उसके साथ साथ जो सरकारी जो अधिकारी है, चाहे वो नगर निगम के हैं, चाहे वो इरिगेशन के हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी हैं, उनको भी उनके साथ लगा करके, और हमने हर घर तक जहां जो ज़रूरतमंद है उस तक खाना पहुंचाने का काम किया। और खाना पहुंचाने के अलावा सनातन धर्म मंदिर में हमारे जो RSS के जो साथी हैं वो भी, और जो स्वयं सेवा संस्थाएं हैं वो भी ड्राई जो राशन है वो भी देने का काम करें घरों के अंदर। जैसे आपने बताया कि कुछ जो बाहर के लोग हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, जिनके BPL कार्ड बने हुए हैं, पीड़े कार्ड बने हुए हैं, उनको तो सरकार उनको राशन फ्री दे रही है, डबल राशन दे रही है, चीनी भी, तेल भी, दाल भी और आटा भी। और जिनके पास, जैसे आपने बताया कि जो प्रवासी लोग हैं, चाहे वो मजदूर हमारे लोग आए हुए थे, उनको हमने रुकाया अलग अलग जगह पे, 35 जगह हमने ली हुई है, जिसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं हो तो उसको हम रुकाया है। जैसे हमने कैंट के अंदर 120 लोग हैं वो रुके हुए हैं, कहीं कोई जाट धर्मशाला में, कहीं और दूसरी धर्मशालाओं के अंदर, वहाँ रोक करके वहाँ बाकायदा से ऑफिसर की ड्यूटी लगाई है, सरकारी ऑफिसर से उनको खाने पीने की उनकी व्यवस्था करवाई जा रही है। और जो गरीब लोग हैं, चाहे वो रेडी वाले की आपने बात की, जो और जो मजदूरी का काम करते हैं, जिनके पीड़े कार्ड नहीं बने हुए हैं, ऐसे लोगों की हमने हमारे हिसार के अंदर, हिसार जिले के अंदर 1271 बूथ है शायद, तो हमने BLOs की ड्यूटी लगा करके उनके साथ हमारे जो कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई, जो मौजूद लोग हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई। एक BLO के पास एक बूथ पे तकरीबन 1000 से 1200 वोट होते हैं, यानी कि तकरीबन 250 से 300 घर, 250-300 घरों को उन्होंने पहचान की इस एरिया के अंदर कौन लोग हैं जिनके BPL कार्ड नहीं बने हुए और जो जिनकी ज़रूरत है कोई राशन की इनकी, तो उनका तक ड्राई राशन भी पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिसार के अंदर ऐसी व्यवस्था हमने की हुई है कि एक भी आदमी भूखा नहीं सो सकता, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई राशन की या खाने की कोई दिक्कत और परेशानी हो। सर, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी आप ऐसा है जो देना चाहेंगे कि जिनको दिक्कत आ रही है, छोटी फैमिली को, ऐसा कोई सुविधा दी? हेल्पलाइन नंबर भी है, अपने अपने वार्ड के जो MC है उनकी भी जिम्मेदारी हमने लगाई हुई है, उन MCs के साथ BLOs की भी ड्यूटी जैसे मैंने कहा उनकी लगाई हुई है, और जो वर्कर जो अनेक वर्कर उनकी भी लगाई हुई है। प्रशासन की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसको नंबर मेरे उसमें लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है, वो वहाँ से भी कोई संपर्क कर सकते हैं। और फिर भी किसी को भी किसी भी प्रकार की, कम से कम अगर हिसार में कोई दिक्कत है तो मेरे से भी संपर्क वो जो है वो कर सकते हैं। हम तमाम इमीडिएट उसको जो है हेल्प जो है मुहैया करवाने का काम करते हैं। सर, अभी जैसा कि चलते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर, जो अभी किसानों की फसल की खरीदारी हो रही है और उसमें सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं कि कितनी खरीद की जाएगी, किस बेस पे तय की जाएगी। जैसा कि कल मैंने आपकी जो न्यूज़ है उसको कवर किया था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सर ने वहाँ पे जाते ही, जैसे ही हम वहाँ पे न्यूज़ कवर कर रहे थे, उससे पहले सर न्यूज़ खत्म होते ही जस्ट पहुँच गए थे, तो हमने उस चीज़ को कवर किया और सर ने तुरंत आते ही उस समस्या का समाधान करवाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या दूसरा जो है ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। सर, अभी खरीदारी के लिए क्या कुछ किसानों के लिए पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, क्या उनके जो मापदंड है वो तैयार किए गए हैं? अब किसान की फसल आ गई है, सरसों की भी आ गई है और गेहूं की भी आ गई है, और लॉकडाउन चल रहा है, वैसे महामारी है, इसलिए लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए हिसार जिले की अगर मैं बात करूं तो 82 मंडीज हमने अलग और बनाने का काम किया। गाँवों के अंदर जो है हर हल्के के अंदर 4 से 5-6 मंडियां जो है बनाई हुई है, जो पहले वो मंडी होती थी उससे अलावा, ताकि थोड़े थोड़े किसान बुला करके वहाँ प्रॉपर तरीके से उनकी खरीद जो है वो हो जाए। और उसको तहत वहाँ अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है, और मॉनिटरिंग के लिए तमाम हमारे जो जहाँ प्रशासन के अधिकारी भी देख रहे हैं, वहीं हम भी जा करके मौके पर देखते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी होती है तो उनको दूर करवाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि नई मंडियाँ बनी है इसलिए कई बार दिक्कतें आ जाती है, लेकिन
दिक्कतें आती है तो उसको हम तुरंत दूर करवाने का भी जो है वो काम करते हैं। हम किसानों को आश्वासन देते हैं कि किसानों का एक एक दाना जो है MSP पे खरीदा जाएगा, किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ऊपर थड़ी एकदम से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से जून तक हम जो है इस खरीद को चलाएंगे और प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। किसानों ने मेरी फसल मेरे ब्यौरा के तहत ऑनलाइन तमाम वो किया हुआ है, तो उसके ऊपर किसानों के मोबाइलों के ऊपर मैसेज आएगा कि आज आप लेकर के आइए, आपकी फसल जो हम खरीदेंगे। जितनी फसल गेहूं की हुई है या जितनी भी जो सरसों की फसल है, हम पूरी की पूरी एक एक दाना जो है वो खरीदने का काम करेंगे। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी हम जो है वो नहीं होने देंगे। सर, एक आपसे जो है सोशल मीडिया पे एक तरह से जिस तरह कैंपेन चल रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके रोजगार में नुकसान भी हो रहा है और हो रहा है, तो जो पेरेंट्स है वो ये चाहते हैं कि भी जो स्कूल की फीस है उसमें या तो कुछ रियायत दी जाए या कुछ एडमिशन फीस में रियायत दी जाए, जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें माता पिता पढ़ा रहे हैं। तो क्या इस संबंध में आप कुछ जो बात है उसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ इस कदम उठाएंगे? देखिए, इसमें जो बात है, वैसे तो शिक्षा विभाग का मामला है ये, और जो प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी अपील की है कि चाहे कोई प्राइवेट है, चाहे कोई सरकारी है, चाहे कोई डेली वेज पे जो लगे हुए हैं, किसी की भी, या कोई घरों में काम करते हैं आपके, किसी की भी तनख्वाह जो है ना काटी जाए। इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि जब तनख्वाह ना काटी जाए तो जो प्राइवेट स्कूल है वो जो टीचर वहाँ लगे हुए हैं उनको तनख्वाह देंगे। अब जब तनख्वाह देंगे तो प्राइवेट स्कूलों के पास और तो कोई साधन होता नहीं, वो केवल बच्चों से फीस लेने का काम करते हैं। तो उसमें शिक्षा विभाग कोई भी जो भी गाइडलाइन तय करेगा उसके ऊपर चल करके और आपस में कोऑपरेट करने का काम करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि आज संकट का समय है और इस संकट के समय पर किसी को भी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी ना हो, इसके लिए कोई न कोई बीच का रास्ता अपना करके जो भी गाइडलाइन जारी करे शिक्षा विभाग, उसके तहत प्राइवेट स्कूलों को भी जो है वो अपना काम करना चाहिए। किसी से ज़्यादा फीस ना ली जाए, और क्योंकि टीचर्स को देनी होती है जो स्कूल, क्योंकि हर स्कूल पूरा संपन्न नहीं होता, जिनके पास नहीं है उनको दिक्कत और परेशानी आती है, उसके लिए भी कोई न कोई रास्ता बना लिया जाएगा जिससे पेरेंट्स के ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े और स्कूल का भी काम जो है प्रॉपर तरीके से वो चले। एक सर जनता के नाम संदेश दे दीजिए कि किस इस मुश्किल घड़ी में कैसे अपना जो है काम करें, कैसे व्यतीत करें, और कैसे जो काफ़ी लोगों के बिजनेस भी डाउन हो गए हैं तो वो कैसे उस चीज़ में अपने आप को रोक के रखें। मैं तमाम हरियाणा निवासियों से, देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो ये वैश्विक महामारी है कोरोना, इससे लड़ने के लिए हमें परेशानियां उठानी होगी। आज ठीक है कि व्यापार नहीं चल रहे, लेकिन हमें घरों में रह करके इस बीमारी को भगाना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने के दिशा निर्देशानुसार, जैसे उन्होंने कहा भी घरों में रहें, बाहर ना निकलें और या तो बाहर जाए नहीं, और अगर कोई बहुत ज़रूरी जाना भी पड़े तो एहतियात रखें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, घर के अंदर आते ही कम से कम 30 सेकंड तक सैनिटाइजर से या साबुन से आप हाथ धोने का काम जो है वो करें। अगर हम ये प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से जल्द ही हमारे देश से कोरोना भागेगा, देश जीतेगा। और जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जान है तो जहान है, इसलिए हमें इस संकट से उबरने के लिए केवल इसका इलाज यही है कि हम घरों के अंदर रहे, एहतियात बरतें, और निश्चित रूप से अगर हम करेंगे तो कोरोना भागेगा और फिर हमारी पटड़ी जो है वो विकास के पथ पर दौड़ेगी। हम ये ठीक है कि आज हमारा व्यापार नहीं चल रहा, इसको हम 4 दिन बाद में भी कर सकते हैं। इसलिए जब तक ये महामारी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाती और जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से मिलते हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हम उसको जो है लागू करने का काम करें, यह मैं तमाम नागरिकों से अपील करना चाहूँगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर निश्चित रूप से इस कोरोना को भगाने में हम सक्षम होंगे। डॉक्टर साहिबानों का भी आप सहयोग करने का काम करें और जो प्रशासन के लोग हैं उनका भी आप जो है सहयोग करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे रणवीर जी गंगवा, जो हमारे साथ में, इन्हें जाना जाता है अपनी शालीन भाषा, शालीन नेचर के लिए, जो फ्रेंडली नेचर जिसे कहते हैं। हर कोई इनसे मिलता है वो इनका होके रह जाता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, और कैमरामैन सोनल के साथ मैं मनोज कुमार। जय हिंद, जय भारत।